हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के बारे में। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन और कक्षा 10 में तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कक्षा 12 में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे अलग कोई क्वेश्चन अलग का जो रीतिकाल होगा उससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं और रीतिकाल के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। देखो, हम पढ़ेंगे आज रीतिकाल। रीतिकाल को क्या कहा जाता है? श्रृंगार काल भी कहा जाता है। कक्षा 12 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, तो रीतिकाल को। देखो, रीतिकाल की अवधि का मतलब रीतिकाल कब से कब तक चला। क्वेश्चन आएगा रीतिकाल कब से कब तक चला, तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक चला। कहने का मतलब 2 शताब्दी चला ये। तो कब आपसे क्वेश्चन पूछेगा रीतिकाल कब से कब तक चला, तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक चला। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब देखो, अन्य नाम मतलब रीतिकाल के अन्य नाम क्या क्या है। रीतिकाल का नामांकन किस किस नाम से किया गया है या किसने उसका नामांकन किया है। रीतिकाल को क्या कहा जाता है? अलंकार काल। पूछेगा क्योंकि इसमें अलंकार को ज्यादा प्रधानता दी गई है ना, अलंकार को। तो पूछेगा रीतिकाल का अलंकार काल। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? देखो, अलंकार काल है, श्रृंगार काल है और कला काल है। कक्षा 10 2024 में पेपर में ये पूछा गया था कि रीतिकाल को अलंकार काल किसने कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने। किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। आपसे पूछेगा रीतिकाल को अलंकार काल किसने कहा है, तो किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। दूसरा क्वेश्चन, अलंकार रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। पूछेगा किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। कक्षा 12 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, तो रीतिकाल को। अलंकार काल भी कहा जाता है रीतिकाल को। अलंकार काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। पूछेगा रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को कला काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कला काल। और किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। पूछेगा रीतिकाल को अलंकार काल किसने कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, तो रीतिकाल को। रीतिकाल को कला काल किसने कहा है, तो रमाशंकर शुक्ल ने। तो रीतिकाल के अवधि और उसके अन्य नाम ये आपके याद होना चाहिए। पूछेगा रीतिकाल कब से कब तक चला, तो 1643 से 1843 ईस्वी तक चला। क्वेश्चन पूछेगा रीतिकाल के अन्य नाम क्या है, तो अलंकार काल है, श्रृंगार काल है, कला काल है। श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है, तो रीतिकाल को। देखो, अब रीतिकाल को जो है 3 भागों में बांटा गया। रीतिकाल की काव्य धाराओं को पूछेगा। देखो, काव्य की प्रवृत्ति रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की धारा है, मतलब रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में बांटा गया। वो पूछेगा कितनी धाराओं में बांटा गया है, तो 3 काव्य धाराओं में बांटा गया। कक्षा 10 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में बांटा गया है, तो 3। देखो, तीनों के नाम ये हैं। पहला रीतिबद्ध, फिर रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो 3 काव्य धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। आपसे पूछेगा रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में बांटा गया है, तो 3 काव्य धाराओं में। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य धारा में बांटा गया है। ठीक है। अब देखो, रीतिबद्ध के बारे में हम तीनों धाराओं के कवि और उनकी रचनाएं पूछेंगे। पेपर में पढ़ेंगे, पेपर में पूछा जाता है यह कौन से। पूछेगा कि केशवदास किस काव्य धारा के कवि है रीतिकाल में। चलो देख क्वेश्चन पूछ के, तो रीतिबद्ध के। तो देखो, रीतिबद्ध के काव्य धारा के कवि पढ़ेंगे पहले हम, फिर रीतिसिद्ध के, फिर रीतिमुक्त के। इस तरह से पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे रीतिबद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। यहाँ से कवि भी पूछा जाता है और रचनाएं भी। जैसे पहला कवि है रीतिबद्ध में, तो केशवदास। क्वेश्चन पूछेगा रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है, तो केशवदास। क्वेश्चन पूछेगा केशवदास किस काव्य धारा के कवि है, तो रीतिबद्ध काव्य धारा के। रीतिबद्ध काव्य धारा, यहाँ पर रीति ग्रंथों का अधिक प्रयोग करा गया है, वहाँ रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है, तो केशवदास। क्वेश्चन पूछेगा केशवदास रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि है, तो रीतिबद्ध काव्य धारा के, है ना। केशवदास। देखो, केशवदास को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किसको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो काव्य रचना की है
अधिक से अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग करा है ना, तो इसलिए कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आपसे पूछेगा किसको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो केशव दास को। अब देखो केशव दास की रचनाएं ये लिख ली यहाँ पे, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है रामचंद्रिका। क्वेश्चन पूछते हैं रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो केशव दास की। रामचंद्रिका किसकी रचना है, केशव दास की। रामचंद्रिका किस युग की रचना है, तो रीति काल की। रामचंद्रिका किस रीति काल की किस काव्यधारा की रचना है, तो रीति बद्ध काव्यधारा की। पूछते हैं कवि प्रिय के रचयिता कौन है, या रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। रचयिता पूछा या कवि, तो केशव दास। ये सभी केशव दास की रचनाएं। कवि प्रिया भी है ना, रसिक प्रिया, देखो प्रिया प्रिया शब्द आ रहा है इसमें, रत्नावली और विज्ञान गीता, ये चारों पांच रचनाएं हैं जो आपको केशव दास की रचनाएं याद करनी होगी। और कक्षा 10 और 12 दोनों में ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका पुस्तक या रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, तो केशव दास। कक्षा 12 में ये कई बार पूछा जा चुका, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है, तो केशव दास को। कवि प्रिया, देखो कवि प्रिया और कनुप्रिया, कनुप्रिया शब्द आ जाए तो धर्मवीर भारती की रचना है ना, कवि प्रिया है। कवि प्रिया समझ के आप सोचो प्रिया आ रहा है, इसमें प्रिया आ रहा है ना, तो कवि है केशव दास। कवि प्रिया आ जाए तो केशव दास, और कनुप्रिया आ जाए तो धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है। दूसरे कवि कौन है, मतीराम। दूसरे कवि कौन है, मतीराम। आपसे पूछेगा मतीराम किस युग के कवि है, तो रीतिकाल के। और कौन से युग के, रीतिकाल के। निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकाल का कवि है, तो मतीराम हो गया और एक केशव दास। देखो आपको दो याद हो गए, मतीराम और केशव दास। और काव्यधारा पूछे तो रीतिबद्ध काव्यधारा के। मतीराम बिहारी का अनुकर्ता, देखो मतीराम को बिहारी का अनुकर्ता कहा जाता है, अनुयायी, उनका अनुकरण करने वाला। जैसे उन्होंने कुछ काम करा तो उनका भी अनुकरण करा उन्होंने, ऐसे इन्होंने भी क्या करा, ऐसे दोहे लिखे है ना। जैसे बिहारी ने क्या लिखे, 723 दोहे सतसई, बिहारी सतसई में है ना। इसी तरह से मतीराम ने भी क्या करा, बिहारी का अनुकरण करा है, इसलिए बिहारी का अनुकर्ता कहा जाता है ना। पूछेगा मतीराम को क्या कहा जाता है, या पूछेगा बिहारी का अनुकर्ता निम्नलिखित में से कौन है, तो मतीराम। मतीराम की रचनाएं ये थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ललित ललाम के रचयिता कौन है, ललित ललाम के रचयिता कौन है, तो मतीराम। ललित ललाम के रचयिता कौन है, मतीराम। मतीराम को क्या कहा जाता है, बिहारी का अनुकर्ता। ललित ललाम किस काल की रचना है, तो रीतिकाल की। ललित ललाम के रचयिता कौन है, मतीराम। इसकी दूसरी रचना है रसराज। पूछेगा रसराज किसकी रचना है, तो मतीराम की। मतीराम को देखो यहाँ पे मतीराम नाम ही आ रहा, मतीराम सबसे है ना, मतीराम नाम आ रहा तो मतीराम की रचना हो गई। ये हो गए आपके रीतिबद्ध काव्यधारा के दो कवि और उनकी रचनाएं। अभी मैं आपको और लिखूंगा क्योंकि इसमें देव भी है ना, एक देव है और भी इसमें क्या है, कवि है, रचयिता है, तो हम अभी पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो तीसरे कवि कौन है, रीतिबद्ध काव्यधारा के तीसरे कवि कौन है, देव। पूछेगा देव किस काल के रचयिता है, तो रीतिकाल में। रीतिकाल में कौन सी के, रीतिबद्ध काव्यधारा के। पूछेगा देव की रचना कौन सी नहीं है, ऐसा 2024 और 25 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी देव की रचना नहीं है, तो देव की रचना के लिए देखो विलास, ध्यान रखना आपको, लास्ट में विलास मिलेगा, जैसे भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, और एक आपको अष्टयाम याद रखनी पड़ेगी। इनकी 4 रचनाएं ये हैं, और इनमें से पूछ लेगा, देकर 3 ऑप्शन दे देगा और दे देगा कोई और रचना, वो कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी देव की रचना है, तो देव की रचनाएं ये भी भाव विलास हो गया, भवानी विलास, रस विलास और अष्टयाम। पूछेगा देव किस काल के कवि है, तो रीतिकाल के। और रीतिकाल में कौन सी काव्यधारा, तो रीतिबद्ध काव्यधारा के। देखो रीतिबद्ध काव्यधारा के 2 कवि मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, केशवदास और मतीराम। तीसरा कौन है, देव, और चौथे कौन है, भिखारी दास। तो भिखारी दास चौथे हैं रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि, जिसमें से उनकी रचना है काव्य निर्णय और रस सारांश। काव्य निर्णय और रस सारांश। पहले तो आपको कवि पता हो कि रीतिबद्ध काव्यधारा के 4 कवि याद रखने आपको। रीतिबद्ध काव्य, रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्यधारा के 4 कवि और उनकी रचनाएं। पहला केशवदास, जिसमें रामचंद्रिका, कवि प्रिया है, रतन बावनी है ना, रसिक प्रिया है, ये उनकी रचनाएं हैं। इसी तरह से मतीराम है, मतीराम की रचनाएं। ललित ललाम बहुत इंपोर्टेंट है। देव हो गया, कौन हो गया, देव और भिखारी दास। ये रीतिकाल में कौन से काल के रचयिता काव्यधारा के, तो रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि। अब इसके बाद हम दूसरी काव्यधारा पढ़ेंगे, कौन सी, रीति सिद्ध काव्यधारा। रीति सिद्ध काव्यधारा,
अब क्या करना हमें, रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, दूसरी काव्य धारा क्या थी, रीति सिद्ध। तो रीति बद्ध के तो 4 कवि हो गए, उनकी रचनाएं। अब रीति सिद्ध काव्य धारा पढ़ेंगे, तो उसमें एक कवि याद रखना आपको, बिहारी लाल। कौन याद रखना, बिहारी लाल। उनकी रचना बिहारी सतसई। पूछेगा बिहारी किस काव्य धारा के कवि है, तो रीति सिद्ध काव्य धारा के। बिहारी किस काव्य धारा के कवि है, तो रीति सिद्ध काव्य धारा के। बिहारी लाल की रचना कौन सी है, तो बिहारी सतसई, जिसमें 723 दोहे हैं लगभग, है ना। ये हो गया रीति सिद्ध काव्य धारा। अब इसके बाद हम कौन सी काव्य धारा पढ़ेंगे, रीति मुक्त काव्य धारा। कौन सी काव्य धारा, रीति मुक्त। तो बिहारी कौन से, रीति सिद्ध के, ठीक है, इन्हें आप नोट करा आपसे। अब हम पढ़ेंगे रीति सिद्ध, रीति मुक्त, सॉरी रीति सिद्ध हो गया तो रीति मुक्त। तीसरी काव्य धारा कौन सी थी, रीति सिद्ध, सॉरी रीति मुक्त। कौन सी, रीति मुक्त, क्योंकि रीति बद्ध हो गया, रीति सिद्ध हो गया। तीसरी कौन सी है, रीति मुक्त काव्य धारा। अब हम पढ़ेंगे तीसरी काव्य धारा के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, रीति मुक्त काव्य धारा। तीसरी काव्य धारा कौन सी, रीति मुक्त काव्य धारा। उसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। पूछेगा ठाकुर किस काव्य धारा के कवि है, तो रीति मुक्त। प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा था रीति काल की रीति मुक्त काव्य धारा का कवि कौन है, या ठाकुर किस काव्य धारा के कवि है, तो रीति मुक्त काव्य धारा के। जब आपका प्री बोर्ड पेपर हुए कक्षा 10 में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ठाकुर रीति काल की किस काव्य धारा के कवि है, तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। ठाकुर की रचना कौन सी है, ठाकुर ठसक। दूसरे घनानंद, दूसरे कवि कौन है, घनानंद। रीति मुक्त में दूसरे कवि कौन है, घनानंद। उनकी रचनाएं सुजान सागर, बिरह लीला और पोप सार, ये इनकी रचनाएं है घनानंद की। तीसरे कवि है बोधा, बोधा की रचना है इश्कनामा। बोधा की रचना कौन सी है, इश्कनामा और बिरह वारिस। और चौथे कवि है आलम। तो ये 4 कवि हो गए आपके रीति मुक्त के, 4 कवि रीति मुक्त के हो गए, है ना। कौन कौन से हैं, तो ये याद रखिए, ठाकुर, घनानंद, बोधा और आलम। बिहारी किस काव्य धारा के कवि है, तो बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। केशव दास रीति मुक्त, केशव दास, भिखारी दास, देव और मतीराम, वे रीति बद्ध काव्य धारा के। 4 कवि रीति बद्ध के और 4 रीति सिद्ध के, रीति मुक्त के। और रीति सिद्ध में कौन है, बिहारी। ये आपको याद होना चाहिए, कौन किस काव्य धारा का कवि है, ये भी और उनकी रचनाएं, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो इसे आप नोट करें। अब इसके बाद मैं तुम्हें 2 पॉइंट लिखवाता हूँ, क्योंकि वो भी पेपर में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको लिखवाता हूँ। इसको नोट कर आराम से, वीडियो को रोक कर, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब हम आपसे पढ़ेंगे इसमें कुछ अन्य कवि, 2 कवि और हैं, भूषण और पद्माकर। भूषण के बारे में बहुत पूछा जाता है, पूछता है वीर रस के प्रमुख कवि कौन है। क्वेश्चन क्या आएगा, निम्नलिखित में से वीर रस का कवि कौन है, या निम्नलिखित में से किसकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता दिखाई देती है, तो भूषण। कौन से कवि है, भूषण। वीर रस की प्रधानता किसमें, भूषण, जिसमें वीर रस को प्रधानता दी गई है। और भूषण की रचनाएं देखो क्या है, छत्रसाल दशक। पूछता है छत्रसाल के रचयिता कौन है, तो भूषण। छत्रसाल दशक हो गई शिवा, ये क्या है, शिव, शिवराज भूषण है ये। कौन सी है, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण और शिवा बावनी, ये इनकी रचनाएं हैं। पूछता है छत्रसाल के रचयिता कौन है, तो भूषण। वीर रस के प्रधान कवि कौन है, निम्नलिखित में से वीर रस को किसने प्रमुखता दी है, तो भूषण ने, ठीक है। एक है पद्माकर। देखो पद्माकर की रचना कक्षा 10 में पूछी गई है। गंगा लहरी के रचयिता कौन है, तो पद्माकर। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। और देखो एक नहीं, गंगा लहरी देखो अलग अलग है, यदि ऐसे आ जाए गंगा लहरी एक जगह लिखा आ जाए ऐसे, तो कक्षा 12 वाले बच्चे क्या लगाएंगे, कक्षा 12 वाले बच्चे रत्नाकर लगाएंगे इसका आंसर। कक्षा 12 वाले रत्नाकर, यदि अलग अलग आए तो पद्माकर। कक्षा 10 वाले बच्चे पद्माकर, ध्यान रखना। गंगा लहरी एक जगह लिखा है तो रत्नाकर की रचयिता है, जगन्नाथ रत्नाकर की। और यदि ये अलग अलग गंगा और लहरी अलग अलग लिखा आएगा तो किसकी रचना होगी, पद्माकर की, ये भी ध्यान रखना। पद्म भरण और जगदी नोद, ये किसकी रचना है, सब पद्माकर की। अब देखो रीतिकाल की प्रवृत्ति भी पूछते हैं, विशेषताएं। वो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतिकाल, रचना नहीं विशेषता रीतिकाल की है, या पूछेगा कौन सी विशेषता रीतिकाल की नहीं है। तो रीतिकाल में किस चीज को अपनाया गया था, देखो श्रृंगार रस की प्रधानता, क्योंकि श्रृंगार रस का बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। केवल एक कवि ऐसे थे रीतिकाल में जो भूषण, जिन्हें वीर रस को प्रधानता दी है, नहीं तो समझ जाता श्रृंगार रस को प्रधानता दी है, इसलिए इसकी विशेषता क्या, श्रृंगार रस।
दूसरी ब्रज भाषा की प्रधानता। इसके जो कवि थे वे सब कहते हैं ब्रज भाषा, अधिकांश कवि कहते हैं ब्रज भाषा को प्रमुखता दी उन्होंने, तो इसलिए इसकी विशेषता क्या ब्रज भाषा। रीति ग्रंथों की प्रधानता, क्योंकि रीति काल तो रीति जो ग्रंथ थे उनका प्रयोग करा, इसलिए रीति ग्रंथों की प्रधानता है, प्रमुखता। प्रकृति चित्रण का अभाव पाया गया, इसमें प्रकृति चित्रण नहीं दर्शाया गया, ठीक है, कि प्रकृति का चित्रण ले लिया उसको अभाव पाया गया, कमी है उसमें, ठीक है, ये हो गई। और एक विशेषता और है इसकी, अलंकार को प्रमुखता, क्योंकि इस काल को अलंकार काल भी कहा जाता है। अलंकार काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करें। और मैं आपको एक सूचना और दे दूं, कक्षा 10 वाले बच्चे, मैं अभी संडे को आपकी क्लास लूंगा मैथ की 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जो मैं वीडियो में बनाऊंगा वो आपकी 1 घंटे की या 30 मिनट की वीडियो होगी। जो सवाल मैं उसको 2 नंबर के दूंगा, बोर्ड परीक्षा में सेम टू सेम उसमें से सवाल जरूर मिलेंगे आपको। इसी तरह से फिर मैं 4 नंबर वाली 2 वीडियो बनाऊंगा और 6 नंबर वाली 1 वीडियो, तो आपको मैथ की केवल 5 से 6 वीडियो मिलेगी और वही वीडियो देखनी है। बोर्ड परीक्षा में यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, सेम टू सेम आपको बोर्ड परीक्षा में उन्हीं वीडियो से सवाल भी देखने को मिलेंगे, संख्या भी सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगी। तो उन वीडियो को आप कंप्लीट देखें और कुछ मत करें, आप उन्हीं वीडियो को देखें और उनकी प्रैक्टिस करें। आपके बोर्ड में सवाल 100 के 100% उनमें से आएंगे और आप उनकी तैयारी करें, उनमें ही आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। यदि मैथ में आपको 90+ नंबर लाने हैं तो 6 वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले आज ही, तो मैं आपको वीडियो भी अगली वीडियो में जो है संडे से आपको वे वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। उन वीडियो को देखें और यदि आपको चैनल वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जल्दी जल्दी यार इसको शेयर कर दो, चैनल को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगाओ, ताकि क्या हो सके, जब आपकी लाइक मिलती है, कमेंट्स मिलते हैं और ये शेयर ज़्यादा होगा, जैसे जितने ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे, लाइक मिलेंगे, तो उतना ही मैं मोटिवेट होता हूँ और उतनी ही अच्छी वीडियो और बनाकर लाऊंगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।